राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पृथ्वी के अंदर किसी दूसरे प्लेनेट के अवशेष मिले हैं। यस, ये अवशेष कॉन्टिनेंट जितने बड़े बड़े दो ब्लॉक यानी पत्थर के गोले जैसे हैं। कुछ साइंटिस्टों का यह दावा है कि यह एलियन प्लेनेट या रिमेंस है। दरअसल आज से करीब 30-40 साल पहले जब साइंटिस्ट अर्थक्वेक की स्टडी कर रहे थे, तब उन्हें गलती से अफ्रीका और पैसिफिक ओशन के नीचे यहाँ इस गहराई पर दो विशाल कॉन्टिनेंट जितने बड़े पत्थर के टुकड़े मिले, जो पृथ्वी के पत्थरों के बिल्कुल अलग थे। और ऐसे में यह सवाल था कि यह विशाल पत्थर आखिर पृथ्वी के कोर तक आखिर पहुंचे कैसे। और तभी कैल्टिक यूनिवर्सिटी के जियोफिजिसिस्ट जियान यूआन्स और उनकी टीम्स का यह क्लेम आता है कि यह वाकई में किसी एलियन प्लैनेट का रिमेंस है और उनके पास इसे प्रूव करने के लिए एविडेंस भी है। अब आइडियली अगर कोई इतने कॉन्फिडेंस के साथ कोई क्लेम करता है तो मोस्ट ऑफ अस उनके पास वैलिड एविडेंस होता है, क्योंकि यही साइंटिस्ट मेथोलॉजी है अपनी बात को प्रूव करने के लिए। दैट पर आप जरा सोचो, यह जियोफिजिसिस्ट प्रूफ के तौर पे क्या ही दिखाई सकते थे। आई मीन जिन्हें वो लॉस्ट एलियन का जो रिमेंस बताते हैं, जो मोस्ट पृथ्वी के कोर के पास है, जहाँ तक ना पहले कोई पहुंच पाया है और ना आज पहुंच सकता है। और उन ब्लॉक्स को जिन्हें एलियन प्लेनेट की थिया के साथ जोड़ कर बताया जा रहा है, वो हाइपोथेटिकली एक प्लेनेट है जो कहा जाता है कि आज से 4.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी से टकरा कर खत्म हो गया। यानी कि इसका मतलब साइंटिस्टों के पास ना ही उस रॉक के सैंपल हो सकते हैं और ना ही उस थिया नामक हाइपोथेटिकल प्लेनेट के जो प्लेनेट है उसके अवशेष हो सकते हैं। तो क्या इसे कैसे प्रूव किया जा सकता है? सो कैसे विशाल रॉक्स ये पृथ्वी के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं बिना उसकी रोटेशन को अनस्टेबल किए? और साइंटिस्टों ने इसके एग्जिस्टेंस का आखिर पता ही कैसे लगाया? और ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन, ऑनेस्टली जब हम इस तरह के टॉपिक पर कार्य करते हैं तो कई बार हमें बहुत से ऐसे मिसकॉन्सेप्शन और बाहों का भी सामना करना पड़ता है। बट हमेशा से हमारी यही बस कोशिश रही है कि बस इन सारे अफवाहों को साइड में रखकर और मिथ को साइड में रखकर एकदम लॉजिकल कंक्लूजन आपके सामने रखें जो साइंटिफिकली एविडेंस पे प्रूफ हो। और यही सिम थिंकिंग और मेथड अपने इस टॉपिक पे हमने यूज़ किया है। हमने इसे स्टार्ट किया इसके बिल्कुल बेस से एकदम फंडामेंटल से। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, साइंटिस्टों ने इस ह्यूज ब्लॉक को पृथ्वी के कोर के नज़दीक आखिर ढूंढा ही कैसे? यहाँ पर आ जाती है एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। जब शुरुआत में साइंटिस्टों का यह गोल ही नहीं था कि पृथ्वी के नीचे कोई ह्यूज ब्लॉक हो सकती है, उन्हें ढूंढने के लिए वो जाए। इनफैक्ट उस समय वो एक अनआंसर्ड मिस्ट्री को सुलझाने के लिए जा रहे थे। कहानी की शुरुआत हो रही थी ये 1960 में यूएस के हवाई आइलैंड में 3 सालों के अंदर अंदर करीब 8 वोल्केनो फट चुके थे। अब नॉर्मली फ्रीक्वेंटली वोल्केनिक इरोजन वहीं पे होती है जहाँ पे दो टेक्टोनिक आपस में टकराते हैं, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज को जैसा इसीलिए जब तो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराते हैं तो पृथ्वी के अंदर का तापमान और प्रेशर बढ़ने लगता है। वहाँ मौजूद जो प्लाज्मा वोल्केनो के रूप में बाहर आने लगता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे हवाई आइलैंड जो अपने सबसे नज़दीकी प्लेट से ही बहुत ज़्यादा दूर है, टाइटैनिक प्लेट से भी बहुत ज़्यादा दूर है। लॉजिकली आपके सबसे पहले यह सवाल होगा कि हवाई में मौजूद मोना लोआ और किलाउरी, यह दोनों पहाड़ दुनिया के सबसे एक्टिव वोल्केनो हॉट स्पॉट हैं। आखिर ऐसा क्यों? आखिर हवाई आइलैंड के नीचे ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स है इतना दूर होने के बाद भी यहाँ पे दुनिया के दो मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है? वेल, इसी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए जब साइंटिस्टों ने दुनिया के सभी एक्टिव वोल्केनो रीजन के एक मैप बनाया, तब उन्हें पता चला कि सारी कड़ियाँ दो जगहों पे आकर जुड़ रही है, एक अफ्रीका और दूसरा पैसिफिक। लाइक लिटरली आप यह हॉटस्पॉट के मैप को देखिए, हवाई आइलैंड पैसिफिक में ही है, लेकिन यह जो साइबेरियन टाइप्स हैं और ऐसे नाम के जो ट्रैक है, यह सूखे लावा के पहाड़ है जो अर्सी और इंडिया में दिख रहे हैं। यह तब बने थे जब साइबेरिया आइसलैंड में बने हॉटस्पॉट के ऊपर हुआ करता था और इंडिया रीयूनियन के हॉटस्पॉट के ऊपर था। यानी कि यह दो प्लेट अपनी जगह से शिफ्ट हो गए हैं। यानी कि ऑल इन वन यहाँ पर दो कंक्लूजन निकलते हैं। पहला, हो ना हो अफ्रीका पैसिफिक ओशन के नीचे कुछ तो ऐसा है जो इन हॉटस्पॉट को जन्म दे रहा है। और दूसरा, और इट इज़ मेंटली क्रस्ट पर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट भले ही आगे मूव करता है, लेकिन यह स्पोर्ट आगे मूव नहीं कर रहे हैं।
सो ऐसे में क्या थी वो चीज़ जो अफ्रीका और पैसिफिक ओशन के नीचे है और मेंटल में अमाउंट बहुत ज़्यादा मात्रा में है। जब किसी तरह मेंटल में घुसने की तरकीब निकालें, क्योंकि ऑब्वियसली सीधा गड्ढा खोद कर जाना इज नॉट ए ऑप्शन। आई मीन रसिया ने भी जब कोयला सुपर डीप होल खोदा था तो वो सिर्फ 12 किलोमीटर के आसपास ही पहुंच पाए थे। यह तो मतलब कुछ ऐसा हुआ कि अगर जो हम पृथ्वी को अपने हथेली से कंपेयर करें तो यह जो हाथ की रेखाएं हैं और इसमें जो डिप्रेशन है इतना ही गहरा हम अब तक नहीं खोल पाए हैं। कहने का मतलब साफ है, साइंटिस्टों को एक बेहतर टेक्निक की ज़रूरत है और यहीं पर एंट्री ली यूएस के कुछ क्यूरियस साइंटिस्टों का ग्रुप। दरअसल लेट 70s में अर्थक्वेक की स्टडी के लिए साइंटिफिक कम्युनिटी काफ़ी ट्रेंड पे थी और कुछ यूएस के साइंटिस्टों ने सोचा क्यों ना अर्थक्वेक के जरिए पृथ्वी की गहराई में पेनिट्रेट किया जाए, क्योंकि वैसे भी तब तक यह फील्ड में टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे निकल चुकी थी। तो देखिए, जब कोई भी अर्थक्वेक आता है तो पूरी पृथ्वी वाइब्रेट होने लगती है, यानी कि कुछ वेव जो निकलते हैं वो पृथ्वी के अंदर से ही जो निकलते हैं वो उसमें इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि पृथ्वी के आर पार जाता है। इसे में साइंटिस्टों ने सोचा इन वेव को स्टडी करके पृथ्वी के इंटीरियर्स का एक मैप बनाया जाए और इस मैप में जो मैपिंग की पूरी जिम्मेदारी उठाई MIT के प्रोफेसर IT अकी ने, जिन्होंने अर्थक्वेक से पैदा होने वाली साइस्मिक वेव को नाप कर उनके लिए एक उस ब्लॉक को डिस्कवर किया। एक्चुअली साइस्मिक वेव का डिस्कवर में यह होता है कि यह वेव अलग अलग मीडियम से अलग अलग स्पीड से निकलते हैं। सो इस स्पीड वेरिएशन को रिकॉर्ड करके उन्होंने पृथ्वी की इंटीरियर्स का एक मैप बनाया। जैसे कि मैंने कहा, यह वेव मीडियम को चेंज होने पर स्पीड भी चेंज कर लेती है। तो साइंटिस्टों का इनिशियल प्रेडिक्शन था कि मेंटल से गुजरते समय थ्रू आउट उन वेव्स की स्पीड कांस्टेंट रहेगी, बट देन एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट आया वो बिल्कुल ही अलग थे। अफ्रीका और पैसिफिक रीजन के में मौजूद मेंटल में जो मौजूद थे, अचानक से इन वेव्स की स्पीड काफ़ी कम हो गई, यानी कि वहाँ मेंटल में कुछ और ऐसी चीज़ मौजूद थी जो उससे टकरा कर उन वेव की स्पीड को चेंज कर देती थी। डिटेल जांच पड़ताल करने पर पता चला कि अफ्रीका और पैसिफिक के नीचे किसी रेगिस्तान में दिखने वाले रेत के टीलों की तरह दो स्ट्रक्चर मौजूद है जो किसी कॉन्टिनेंट जितने बड़े हैं। और फिर इन डिस्कवरी के बाद साइंटिस्टों ने इनमें से अफ्रीका वाले को नाम दिया टूजोन और पैसिफिक वाले को नाम दिया जेसन, और इनकी इस खोज के बाद दे मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज द हॉट स्पॉट और हुन एलियन ब्लॉक का कनेक्शन खोजना। क्या वह ब्लॉक आखिर इन हॉटस्पॉट को ही जन्म दे रहे हैं या फिर यह कोई कॉन्स्टिडेंट है? इन ब्लॉक के ओरिजिन को एक्सप्लेन करने के लिए 1994 में जर्मनी के एक जाने माने मैक्स प्लैंक के इंस्टीट्यूट के दो जियोफिजिस्ट यूआर एस्टेटेड और यूआर हॉफमैन ने एक थ्योरी को पेश किया। उनके मुताबिक 200 मिलियन साल पहले जब पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट टूट रहा था, तब उस समय पृथ्वी का ओशियनिक क्रस्ट डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण कॉन्टिनेंटली क्रस्ट के नीचे धंसने लगा और इवेंचुअली वो धंसते धंसते मेंटल तक पहुंच गया। इसके बाद यह मेंटल में एक एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से जब वह पिघला तब उसमें मौजूद पानी के कण कोर में मौजूद आयरन के संपर्क में आकर आयरन फेरोक्साइड में तब्दील हो गया। और क्योंकि आयरन फेरोक्साइड के मॉलिक्यूल्स लावा से ज़्यादा डेंस होते हैं तो उनकी वजह से वह कोर मेंटल के वजह से उस बाउंड्री पर जमा होते गए और समय के साथ वहाँ पे एक ऐसे ब्लॉक्स जैसे दो विचित्र का स्ट्रक्चर बनाती हैं। क्योंकि इस ब्लॉक में काफ़ी समय तक आयरन पेरोक्साइड जैसे डेंस मटेरियल को अपने पास जमा करके रखा, इसीलिए फिर ओवरलोड होकर वह डेंस मटेरियल क्रस्ट को चीरते हुए समय समय पर बाहर फूट पड़ते हैं, क्रिएटिंग हॉटस्पॉट, यानी कि अब तक लेवल 2 भी पार। साइंटिस्टों को पता था नंबर 1 ज़्यादातर हॉटस्पॉट्स अफ्रीका और पैसिफिक रीजन में है, नंबर 2 इन हॉटस्पॉट के नीचे दो विशाल ब्लॉक्स हैं, और नंबर 3 यह दो ब्लॉक्स ही हॉटस्पॉट को जन्म दे रहे हैं और बारी थी लेवल 3 पर जाने की। आप देख सकते हो कि क्रिस्टन और हॉफमैन की थ्योरी यह तो बता पा रही थी कि यह ब्लॉक्स बने कैसे होंगे, पर इस थ्योरी के बाद अभी एक आंसर मिसिंग था। वो यह नहीं बता पा रहे थे कि यह ब्लॉक्स स्पेसिफिकली अफ्रीका और पैसिफिक रीजन के नीचे ही क्यों बने, वो कहीं और भी तो बन सकते थे ना। अब देखो, उन दिनों इस पर कई साइंटिस्टों ने बहुत सोचा, जिनका मानना था कि अब तक जितना हमने जान चुका है
उस पे आगे हमने ऐसी बिल्ड कर सके, उस पे ऐसी कोई थ्योरी खोजते हैं ना। एंड वेल उन्हें यह नहीं पता था कि यही ख्याल उन्हें बहुत ही जल्द एक डेड एंड की तरफ ले जाने वाला है। एक्चुअली में उन साइंटिस्टों को लग रहा था कि हॉट स्पॉट को ब्लॉक्स को जोड़ना जितना ईजी था, ग्लोब्स को अफ्रीका पैसिफिक को भी उतना ही जोड़ना उतना ही ईजी होगा। बट देन उन्होंने जितने थ्योरी दिए वो हॉट स्पॉट, ग्लोब्स को, अफ्रीका पैसिफिक, इन तीनों एलिमेंट्स को आपस में कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। एंड फाइनली अमॉन्ग्स्ट ऑल दिस क्योर 2021 में एक कंप्लीटली अलग थ्योरी सबके सामने आई, जिस थ्योरी का क्लेम था कि वो ब्लॉक्स असल में एक एलियन प्लेनेट थिया के टुकड़े हैं। एंड सपोर्टिंग रिसर्चर ने यह दावा किया कि उसके पास यह प्रमाण भी है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। देखो 2021 में कैल्टन यूनिवर्सिटी के जियोफिजिसिस्ट जियान युआन ने और उनकी टीम ने एक थ्योरी पब्लिश की। उनके अनुसार आज से 4.5 बिलियन पहले पृथ्वी आज के मुकाबले काफ़ी छोटी हुआ करती थी, बट फिर एक मार्स जितने बड़े प्लैनेट थिया से वो टकराती है और उस भीषण टकराव से नंबर 1 पृथ्वी अपने एक्सिस पर टिल्ट हो जाती है और नंबर 2 थिया का एक बड़ा टुकड़ा टूटकर हमारे चांद बन जाता है और नंबर 3 उसके बचे हुए टुकड़े पृथ्वी के अंदर कैद हो जाते हैं। दरअसल युआन का कहना था कि इस कोलिजन के बाद पृथ्वी पूरी तरह से पिघल गई और क्योंकि थिया का डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा था पृथ्वी के मुकाबले और इसीलिए उसके टुकड़े पृथ्वी के निचले हिस्से में यानी कि कोर तक धंस गए। ऊपर से रही बात उनकी राइट करंट रोटेशन की, तो वो अल्टरनेट रिसर्च यह कहती है कि पृथ्वी के इस नए टिल्टेड रोटेशन को स्टेबल करने के लिए यह ब्लॉक एक दूसरे से डायमेट्रिकली और अपोजिटली यानी कि अफ्रीका और स्पेसिफिक रीजन में अलाइन हो गए होंगे। आफ्टर ऑल जायरोस्कोप में भी तो ये होता है ना, उसके अंदरूनी पुर्जे अलग अलग मूवमेंट को एडजस्टमेंट करने के लिए उस जायरोस्कोप को बैलेंस आउट करते हैं। सो इस दिस इट क्या थिया वाली थ्योरी फाइनली एक्सेप्ट हुई जो हॉट स्पॉट को, ब्लॉक्स और स्पेसिफिक रीजन को इन तीनों को आपस में कनेक्ट पाई? वेल टेक्निकली यस, क्योंकि इससे ब्लॉक आए कहाँ से यह पता चलता है, यह अफ्रीका और स्पेसिफिक रीजन में ही क्यों है यह भी पता चलता है। और फिर उसी के आगे हम ओसोनिक जो क्रस्ट वाले थ्योरी को भी कनेक्ट करते हैं, तो ये हॉट स्पॉट क्यों पैदा करते हैं ये भी तो पता चलता है ना। मीनिंग्स हमारे पास अब वो सभी चीज़ें थी जो हमें चाहिए थी, जस्ट वन थिंग, सबूत, प्रूफ, एविडेंस, यह थ्योरी को प्रूव करने के लिए। क्या हमारे पास जो एविडेंस है कि थिया जैसा कोई एलियन प्लैनेट भी एग्जिस्ट किया करता था? वेल जियान युआन उनके टीम का यह दावा है कि उनके पास प्रूफ्स है। उनका कहना है कि जब उन्होंने अपनी इस हाइपोथेसिस को टेस्ट किया और उसे एक कंप्यूटर सिमुलेशन बनाया तो उन्होंने मून के केमिकल सिमुलेशन से एक मार्स यानी थिया बनाया और उसे पृथ्वी के साथ टकरा कर देखा, तो उसमें सिमुलेशन में एग्जैक्टली वही हुआ जैसा उन्होंने हाइपोथेसिस में प्रेडिक्ट किया था। यानी थिया का एक बड़ा हिस्सा वाकई में उनके सिमुलेशन में एक चांद बन गया और पृथ्वी उस टकराव से पिघल भी गई और फिर थिया के बचे हुए टुकड़े अपने हाई डेंसिटी की वजह से पृथ्वी के कोर मेंटल बाउंड्री तक भी पहुंचे। और जैसा कि एग्जैक्ट नज़ारा आज हमने हमारे पृथ्वी पर देखा, यानी युआन की इस थ्योरी की वजह से अब फाइनली हमारे पास इन ब्लॉब्स की ओरिजिन का एक साइंटिफिक रीज़न है और पॉसिबली वो सही भी है। क्योंकि ओनली प्रॉब्लम इज अभी अनफॉर्चुनेटली हमें इसे एक थ्योरी पकड़कर चलना होगा। एंड यू नो व्हाट इज द रीज़न? वेल अपने इस थिया के अवशेष वाले को जो अवशेष है उसे प्रूव करने के लिए युआन ने जो कंप्यूटर सिमुलेशन जो बनाया है उसमें थिया का केमिकल कंपोजिशन बस एक गेस व्हाट है, क्योंकि अभी हमने चांद के कंप्लीट केमिकल कंपोजिशन के बारे में अभी नहीं जानते, उसके सिर्फ ऊपरी सोयल सैंपल का प्रॉपर डेटा है अभी हमारे पास। सो ऐसे में इस इनकम्प्लीट डेटा सेट से थिया का सिमुलेटेड मॉडल बनाना आई थिंक यहाँ पर चांस आ जाता है मार्जिन ऑफ एरर का। हाउएवर हम इसे पूरी तरीके से खारिज भी नहीं कर सकते क्योंकि वो सिमुलेटेड मॉडल एक अच्छे खासे लेवल तक उन ब्लॉक्स के लेवल को जस्टिफाइज करता है। हम अपने इस सिमुलेशन के लूप होल को जुआंस और उनके टीम ने भली भांति जानती है और इसीलिए वो फिलहाल नासा के आर्टेमिस मिशन में चांद के रॉक सैंपल को हासिल करने का इंतजार कर रही है। इवेंचुअली उन सैंपल को उन ब्लॉक के साथ मैच करके यह प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि ब्लॉक्स असल में थिया का ही एक हिस्सा है या फिर नहीं।
यह एक फाइनल क्वेश्चन को खड़ा करता है। चलो आर्टेमिस चांद के सैंपल को ले भी आता है, तभी हमारे पृथ्वी के मेंटल्स में छुपे रॉक्स को उनके साथ ह्यूमंस कंपेयर ही कैसे करेंगे। आज के इस वीडियो में यही वो सवाल है जिसे मुझे पर्सनली एक्साइट किया, क्योंकि ह्यूमन मून के रॉक सैंपल को ब्लॉक से कंपेयर करके देखने वाले हैं कि यह उससे मैच करता है या नहीं। यह एक फ्यूचर प्रोजेक्ट है, यह कैसे करेंगे वह, इसका कोई प्रोसेस कहीं पर भी मेंशन नहीं है। हमें यहाँ पे अपना खुद का गेस लगाना था क्या होगा इसका प्रोसेस। सो इससे पहले मैं इसका जवाब आपको दूं, आप इसे ट्राई कीजिए। कम ऑन, इफ यू वैन हैव आंसर तुरंत इसे कमेंट कीजिए। ट्रस्ट मी, जवाब अब तक हमने जितना भी सीखा है उसी में छुपा हुआ है। यह हमें भी बाद में यह रियलाइज हुआ। होपफुली जो भी आपको आंसर लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। अब बढ़ते हैं जवाब की ओर। आपको याद होगा कि हमने सबडक्टेड ओशियन क्रस्ट थ्योरी की बात की थी, जो हॉट स्पॉट से निकले ब्लॉक्स का कनेक्शन बताता है। उसमें यह देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि वो ब्लॉक्स एक ही जगह पर रुके होने के वजह से ओवर टाइम उस ब्लॉक्स में मौजूद आइसोटोप्स यानी कि एलिमेंट्स के अलग अलग वेरिएंट्स कांस्टेंट रेट से फ्लो कर रहे हैं और बाहर आ रहे हैं। क्योंकि मेंटल को चीरते हुए जो लावा हॉट स्पॉट से बाहर आता है, उनमें यह आइसोटोप रिसाइकल होकर बाहर सूखे लावा में पत्थर बनाते हैं। यानी हम चांद और ब्लॉक के पत्थरों को मैच करने के लिए मेंटल तक खोदने की ज़रूरत नहीं है। बस हमारी जो हवाई आइलैंड है उसके एक्टिव वोल्केनो है, उसके सूखे पत्थर को लाएं, यानी डेसर्ट रॉक को सैंपल को इकट्ठा कीजिए और उनके ज़रिए रॉक्स के केमिकल कंपाउंड को आइडेंटिफाइड कीजिए एंड लास्टली उन्हें मून के रॉक्स सैंपल से कॉम्पोजिशन से मैच कीजिए। सिंपल एज दैट एंड वी मेक वी थिंक। क्या साइंस वाकई में इतना हार्ड और कॉम्प्लिकेटेड है जितना दुनिया बताती है? मेरे हिसाब से साइंस कोई सब्जेक्ट नहीं, एक सोचने का तरीका है। क्योंकि प्रॉब्लम करने का अप्रोच, एक नज़रिया जो हर कोई चैलेंज को, हर अलग अलग अनसॉल्व क्वेश्चन को देखकर अलग अलग सोच से उसकी तरीका को बताता है। एंड वंस वी फाइंड द आंसर, हमें कितना अचीवमेंट लाइक फील होता है। बट हमारे यहाँ पे पर्सनल जो आंसर देंगे वो सही नहीं